अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। फिक्सिंग 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 इल्ज़ामात हैं कि हल ही नहीं होके दे रहे, मामलात गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। बात शुरू हुई सलीम मलिक से, फिर 99 का वर्ल्ड कप आया, 96 का आलमी कप आया और अब 92 वर्ल्ड कप के से एक चमकते सितारे, 92 वर्ल्ड कप के यादगार शख्सियत आकिब जावेद का आज एक बयान सामने आया और उसने भी तमाम स्पोर्ट्स हलकों को हिला के रख दिया जिस तरीके की उन्होंने बातें की। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब अगर बात करें सॉफ्ट जेनेरिक वे में, तो अजहर अली टेस्ट टीम के कप्तान पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी कुछ यादगार चीज़ें नीलाम की हैं और उन नीलाम की हुई चीज़ों से जो इमदाद आएगी वो कोरोना वायरस के मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। इसी हवाले पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। जी हाँ, टॉप स्टोरीज़ आपने जानी। जिस तरह कल साबिक कप्तान जावेद मियादाद ने हमारे प्रोग्राम में आकर गुफ्तगू की थी कि फिक्सिंग के हवाले से बड़ा बयान दिया था, आज उसके बाद साबिक कोच आकिब जावेद ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे धमकियां मिल रही थी जब मैंने फिक्सिंग स्कैंडल पर बात करना शुरू की। तो इसी पर हम आज कुछ डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं मामला जो है हल होने का नाम नहीं ले रहे? भाई, हल तो 20 साल पहले हो गए थे, इंक्वायरीज भी हो गई थी, खत्म भी हो गई थी। अब न जाने क्यों पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने की एक कोशिश है, बल्कि मैं इसे साजिश कहूंगा। इंडिया में भी सारे इसी तरह के मामलात हुए हैं। 2000 में उनके भी इंक्वायरीज हुई थी। फिर आईपीएल में 2 टीमें, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग, 2 साल के लिए बैन हो गई। एक 13 नामों का लिफाफा जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास है, वो भी नहीं खुल के देता। वहां तो कोई ऐसा शोर हंगामा नहीं है। पाकिस्तान में पता नहीं क्यों शोर इतना हंगामा है। तो आपने साजिश की बात की, तो आप क्या समझते हैं किसकी, कौन हो सकता है इस साजिश के पीछे? न जाने कौन लोग हैं जिनको कोरोना वायरस में कोई खबरें नहीं मिल रही, तो ये इस तरह की खबरें गर्दिश कर रहे हैं। भाई, 20 साल पहले 3 मुख्तलिफ इंक्वायरीज हुई थी, जस्टिस एजाज यूसुफ की, जस्टिस मलिक कयूम की और जस्टिस करामत रहमत भंडारी की। 3 इंक्वायरीज हुई, तीनों ने फैसले दे दिए। जिनको सजाएं होनी थी सजाएं हो गई, जिनको क्लियर करना था उनको क्लियर कर दिया। कुछ मैचेस वर्ल्ड कप 99 के थे, उनको क्लियर कर दिया। तो अब ये सारा किस्सा क्यों उठाया जा रहा है? ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट को दुनिया भर में बदनाम किया जाए। 2010 में जब सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का केस हुआ था, तो उस वक्त ये बाज़गश चल पड़ी थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन कर दें। तो अब ये सारे मामलात उठाकर फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करने की जरूरत है? पाकिस्तान एक नौजवान टीम बना रहा है, एक नौजवान टीम बन रही है। अब ये सारी चीजें निकालकर, गड़े मुर्दे उखाड़कर, खबरें खोद कर मैच फिक्सिंग की ये सारी चीजें सामने लाने की कोशिश की जा रही है। किसी के पास कोई सबूत नहीं है और जो लोग बातें कर रहे हैं वो अब ये खत्म कर दें और ये कहें कि भाई जो होना था वो 20 साल पहले हो चुका, इंक्वायरीज हो चुकी। अब हमें पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। सही, जो लोग बातें कर रहे हैं उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों के साथ साथ प्लेयर्स के बयानात भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह आज आकिब जावेद का बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां मौसूल हो रही थी। आप लोगों का काफ़ी तजुर्बा है, उस वक्त से आप लोग क्रिकेट कवर करते आ रहे हैं, तो आप कैसा देखते हैं इस बयान को उनके? आकिब जावेद का बयान बिल्कुल दुरुस्त है। जिस जमाने में उन्होंने जस्टिस कयूम के सामने जाकर उन्होंने कहा था कि कुछ खिलाड़ियों को इस तरह से पेशकश की गई थी और उन्होंने ली थी, हालांकि उन खिलाड़ियों ने जो आकिब ने इल्जामात लगाए थे उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। लेकिन जो भी आकिब ने कहा, आकिब सामने आए, आकिब ने मैच फिक्सिंग के ऊपर बहुत सारे सबूत देने की कोशिश की। इसी तरह राशिद लतीफ ने विसिल ब्लो की, आमिर सुहेल ने विसिल ब्लो की। लेकिन इस चीज का जब कोई सबूत नहीं होता तो ये होता है कि ये मेरे अल्फाज किसी दूसरे के खिलाफ हैं और ये अदालत में साबित नहीं होते। मैं किसी को कह दूं कि जी 2019 के वर्ल्ड कप में उसने मैच फिक्स किए थे, लेकिन मेरे अल्फाज उस वक्त तक सबूत की सूरत में नहीं जा सकते कोर्ट में जब तक मैं कोई परफेक्ट सबूत, सॉलिड ऐसा कंक्रीट सबूत दो। आकिब जावेद ने कहा, आकिब जावेद ने अपना करियर कुर्बान किया, उनको धमकियां भी मिली, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कोई भी चीज वहां पे साबित नहीं हुई। जब साबित नहीं हुई तो कोर्ट में बगैर सबूत के कोई भी फैसला नहीं हो सकता। बिल्कुल साबित नहीं हुई, लेकिन फिर क्रिकेटर्स का इस तरीके के बयान देना, हमें लगता है कि आगे और भी इस तरीके के नाम सामने आ सकते हैं। कि आप समझते हैं ऐसा कि कुछ मजीद ऐसे नाम हैं जो कि आगे आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं? देखो मेरे भाई, 100 नाम ले आओ, 200 नाम ले आओ, 400 नाम ले आओ, इंटरनेशनल क्रिकेट के लोगों को इल्जामात दे दो, लेकिन सबूत लाओ ना। बगैर सबूत के अगर कोई बात करेगा बिल्कुल तो अच्छा, आकिब जावेद ने फिक्सिंग की जो कड़ियां हैं वो भारत से भी जोड़ी हैं, तो आप समझते हैं कि क्या भारत भी इसमें काफी मुतासिर हो सकता है?
भारत तो कभी भी मुतासिर नहीं होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट चलाने वाला मुल्क है। जो क्रिकेट चलती है, इंटरनेशनल क्रिकेट, 75% उनके पास से रकम आती है। दुनिया का सबसे बड़ा गढ़ जो है वो भारत है फिक्सिंग का। लेकिन उनकी टीम, उनके खिलाड़ी जो भी जिस जद में आए उनको सजाएं मिली। अब उनके पिछले 8-10 साल से अपार्ट फ्रॉम आईपीएल में जरूर इल्जामात आए, लेकिन उनकी टीम इंटरनेशनली कभी उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा। तो भारत की टीम को या भारत के खिलाड़ियों को कभी इसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रह जाएंगे बगैर सबूत के। मैं तो कहता हूं कि जो भी खिलाड़ी आ रहा है और वो मैच फिक्सिंग के इल्जामात किसी के ऊपर भी लगाता है, वो सबूत लेके आए, वरना उसके खिलाफ फिर वो खिलाड़ी जिसके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं उनको चाहिए कि वो कानूनी कार्रवाई। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी प्लान दिया, और अब जिस तरह मोहम्मद आमिर को हमने स्टार बनाया उसके बाद फिक्सिंग के बाद, तो अब शर्जील खान को भी बनाने की बातें की जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक एंटी करप्शन कोड है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एंटी करप्शन कोड है। आप गलती माने, रीहैब करें और उसके बाद आपको पूरा हक है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। अगर कभी कोड में ये तरमीम हो जाए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी एंटी करप्शन कोड में, कि आइंदा वो खिलाड़ी जिसको सजा होगी वो इंटरनेशनल क्रिकेट या मुल्क की तरफ से क्रिकेट नहीं खेल सकता, फिर उसको हक नहीं होगा। लेकिन जब कोड में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोड उसको नहीं रोकता, तो सबको हक हासिल है। सलमान बट को भी खेलना चाहिए था, लेकिन सलमान बट को किसी ने लिया नहीं। मोहम्मद आसिफ इतने सीरियस नहीं थे, मोहम्मद आमिर सीरियस था। मोहम्मद आमिर ने गिल्टी प्लीड किया, रीहैब प्रोग्राम किया और उसको फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला। कोई उसको रोक नहीं सकता जब तक कोड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो रोक सके। लॉ में कोई चीज ऐसी नहीं होती तो कोई नहीं रोक सकता। लोग कत्ल की सजा भुगतते हैं, लोग जुर्माने देते हैं, करप्शन की सजा भुगतते हैं, लेकिन उसके बाद सजा पूरी करने के बाद वो दोबारा लाइफ में आके अपनी अर्निंग करते हैं, अपने लाइवलीहुड कमाते हैं। जब तक लॉ में ऐसी कोई तरमीम नहीं होगी, किसी खिलाड़ी को आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल, सज़ा और जज़ा का कानून बनना चाहिए, और कानून नहीं है, इसी वजह से खिलाड़ी जो है वापस आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सोचना चाहिए। हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ़ार ने भी ज्वाइन किया है। गफ़ार भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गफ़ार भाई, आज आकिब जावेद का बयान आया और उनका बयान ने भी जो है काफ़ी सनसनी फैला दी है स्पोर्ट्स के हलकों में। तो क्या, कैसे देखते हैं इस बयान को, क्या कहेंगे? देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट है और ऑब्वियसली सलीम मलिक साहब की वीडियो के बाद हम देख रहे हैं कि रोज एक नया बयान, रोज एक नया पेंडोरा बॉक्स आ जाता है। लेकिन बहुत हद इस चीज का दौरामदार इस चीज पर है कि क्या इसका कोई एंड रिजल्ट निकलेगा? क्या सलीम मलिक साहब जो वापस आना चाहते हैं क्रिकेट में, क्या वो वापस आ सकते हैं? क्या ये जो बयान जैसे आज आकिब जावेद साहब ने बयान दिया है, इससे पहले बाकी क्रिकेटर्स दे चुके हैं, तो ये 90s के अंदर होने वाले वाकयात का हम सबको पता है। और शायद हाशमी साहब मौजूद हैं, इन्होंने उनके उस वक्त के जितने साथी हैं उन्होंने इसको बहुत प्रॉपरली कवर किया हुआ है। कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये एक ऐसा टॉपिक जरूर बन गया है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हो रही है, या हम अपने मुल्क में अपने क्रिकेट के हवाले से जो नेगेटिविटी है उस पर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसकी वजह है क्योंकि 90s में जो कुछ हुआ, एक नहीं 3-4 इंक्वायरीज हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या ICC, और जैसे शाहिद हाशमी साहब ने बात की कि कोई चीज लॉ के अंडर आती है। जो मेरी इत्तलात है, ICC या PCB का मौक़िफ़ तकरीबन सेम है इन तमाम सूरत हाल पर, कि ये एक डन एंड डस्टेड इंक्वायरी थी जिसके अंदर सजाएं हुई, जुर्माने हुए, और उसके बाद सारा ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट उस जमाने में चला, और उसके बाद बहुत लंबा ब्रेक आया। 1 या 2 साल का ब्रेक होता तो शायद हम समझते हैं कि किसी वजह से कोई खामोश था या कोई उस पर बयान नहीं दे सका या कोई वजूहात हो सकती हैं। इतना लंबा गैप, तकरीबन 17-18 साल बल्कि 20 साल अगर आप लगा लें, बिल्कुल 20 साल होने वाले। बाद अगर कोई बात करता है तो उसमें क्या उसकी एक गैप की वजह हो सकती है? आई थिंक ये मौके की मुनासबत से कुछ हमारे मीडिया का भी कमाल है कि हम बहुत ज्यादा इस चीज को, क्रिकेट को अपने यहाँ हाईलाइट करते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे तो इसका एंड रिजल्ट कोई होता दिखाई नहीं दे रहा। और शायद सलीम मलिक साहब भी जो वापसी करना चाहते हैं वो इस तरह वापसी शायद उनकी ना हो पाए। बिल्कुल कोई ओहदा आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं शाहिद हाशमी से ये सवाल जानना चाहूँगा कि आकिब जावेद ने लोगों की बात की कि वो लोग धमकियाँ देते थे, उनकी लॉबी स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आकिब जावेद जिन लोगों की बात कर रहे हैं तो उनके नाम भी सामने ला सकेंगे?
कभी भी नहीं ला सकेंगे। जब अगर पहले नहीं ला सके तो अब क्या लाएंगे। आकिब जावेद ने बिल्कुल फाइट की और उनकी फाइट को बिल्कुल प्रेज करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। उस वक्त उन्होंने अपना करियर, राशिद लतीफ ने अपना करियर ऑलमोस्ट दांव पे लगा दिया, खत्म करवा दिया उनका करियर, लेकिन उन्होंने एक विसिल ब्लो की थी। लेकिन जब वो उस वक्त कुछ साबित नहीं कर सके तो 20 साल बाद भी कुछ साबित नहीं कर सकते। वो बुकीज जिन्होंने उस वक्त बुकी की होगी, पता नहीं मर खप गए होंगे। एक उनमें बुकी था सलीम परवेज, जिसने एक वनडे इंटरनेशनल भी खेला था, वो भी ट्रैफिक हादसे में मारा गया। कोई ऐसा सबूत नहीं है। हाँ, अगर किसी ने बात करनी है, सबूत लेके आए, सॉलिड सबूत लेके आए, जो कोर्ट में खड़े उसमें फिर बात करें, वरना पाकिस्तान क्रिकेट की अब मजीद बदनामी ना करें। अच्छा, ये भी है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि फिक्सिंग में मुलविस खिलाड़ियों की, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो बुकेज हैं, जो उकसाते हैं खिलाड़ियों को, उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए या उन पर क्या बात करनी चाहिए? बुकीज को कभी कभी थोड़ा बहुत पकड़ा है। अब संजीव चावला को यूके से लाके पिछले साल इंडिया में लाया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल हो गई है उनको। थोड़े बहुत जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। साउथ अफ्रीका ने क्रिमिनलाइज किया इसको, लॉ को, और उनके एक पुराने खिलाड़ी थे गुलाम बोदी, उनको 6 साल जेल की सजा हुई, वो जेल में है। बाकी जो उनके साथी थे उनको किसी को 2 साल की सजा हुई, किसी को कुछ फाइन हुए, तो वो खत्म हो गया केस। गुलाम बोदी जेल में है। लेकिन बुकीज को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। एक बड़ा नेटवर्क में काम करते हैं और ना ही कोई जरूरत है। हाँ, FIA अगर इनके खिलाफ कुछ तहकीकात कर सकती है, पकड़ सकती है, और अक्सर पकड़ती भी है। बिल्कुल। अभी अगर हम जैसे देखें तो उमर अकमल का एक मामला हुआ, उस केस में भी बुकी का नाम सामने नहीं आया, बस उमर अकमल पे सजा हुई और वही उनका ही नाम गर्दिश कर रहा है। हाँ, जिन्होंने उसको अप्रोच की थी, जिन्होंने उसको ऑफर की थी, उनको यकीनन पकड़ना चाहिए और FIA को जरूर इसके ऊपर इक़दाम करना चाहिए। पाकिस्तान का एंटी करप्शन यूनिट काम कर रहा है, जिसमें एक बहुत ही मजे हुए कर्नल आसिफ हैं। वो कर्नल आसिफ जरूर कोशिश करेंगे कि जिसने भी उनको ऑफर की थी उनको भी पकड़ा जाए। और वाकई अब ये चीज शुरू होनी चाहिए कि कोई ऑफर करे या बुकीज हो या मैच फिक्सिंग करने की कोशिश करें, उनको भी पकड़ने की कोशिश करें। अच्छा गफ़ार, आपकी जानिब आऊँगा कि आकिब जावेद ने एक और बयान दिया कि कोचिंग के हवाले से कि उनको असिस्टेंट कोच ही बनाया गया और कहा गया कि आपको हेड कोच नहीं बनाया जाएगा। तो ये आप समझते हैं कि ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है, लॉबी वाला सिलसिला? देखिए, आकिब जावेद साहब हों या इससे पहले जब भी कोई अपॉइंटमेंट हुई है, शायद आजमी साहब इस हवाले से बेहतर जानते हैं कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट जरूर रहा है। आकिब जावेद साहब के हवाले से मुझे जो बात पता है, शायद नजन सेठी साहब जब मिकी आर्थो को ला रहे थे उससे पहले आकिब को भी कांटेक्ट हुआ था। उस वक्त ये बोर्ड में आ सकते थे, लेकिन फिर अचानक हमारे यहाँ तरजीहात तब्दील हो जाती हैं, कैंडिडेट कोई होता है, बन कोई जाता है। ये जरूर है, जैसे अभी जिक्र हुआ कि राशिद लतीफ हैं और आकिब जावेद, यकीनी तौर पर 90s में जिन लोगों ने उस जमाने में इन केस की कवरेजेस की हैं या उस जमाने की क्रिकेट को उस वक्त रिपोर्ट किया, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राशिद और आकिब दोनों इससे ज्यादा खेल सकते थे। आकिब जावेद स्पेशली आखिर में जो उनके करीबी ज़राए बताते हैं कि उनको ऑलमोस्ट मीटिंग्स में उनके बाद एक मीटिंग होती थी, इस तरह की बातें होती थी, तो उनको इतना मजबूर किया गया, उनको इतना उस पर तनहा किया गया कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने में ही आफियत समझी। तो आकिब जावेद इस लिहाज से तो अपनी एक अच्छी साख रखते हैं। लेकिन ये जो बातें आज उन्होंने की हैं, मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें सलीम मलिक के बाद एक पेंडोरा बॉक्स शुरू हुआ, और मुझे लगता है कि अब तक कोई और मैचेस शुरू नहीं होते या कोई स्टोरी नहीं आती तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आई थिंक हमें दुनिया से सबक सीखने की जरूरत है। भारत में ये वाकया हुआ है, हंसी क्रोनिये जिस जमाने में उनको सजा हुई थी, वो दुनिया के सबसे बड़े कप्तान थे उस पर, और वो इतना बड़ा स्कैंडल उस वक्त हुआ था। शायद ही उस नेचर का स्कैंडल, ठीक है आमिर और सलमान का भी हुआ, लेकिन हंसी क्रोनिये वो भी आउटसाइड पाकिस्तान, जिस तरह वो एक इंडिया के साथ उनका लिंक निकला, उन्होंने अजरुद्दीन का नाम भी लिया था, एक और ट्रेस हो गई थी, सब कुछ हुआ था। अच्छा, आकिब जावेद ने जो है IPL का नाम भी दिया है कि IPL में इस दौर की सबसे ज्यादा फिक्सिंग होती है। देखिए, T20 लीग्स हैं या क्रिकेट जहां भी हो रही है, देखिए ICC का एंटी करप्शन यूनिट जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इस हवाले से जो खबरें आती हैं वो ऐसे नहीं आती हैं। दुनिया में क्रिकेट जितना पैसा आ गया है, जितनी कमर्शियल हो गई है, जितनी फास्ट हो गई है, तो ये एक अट्रैक्शन है इस नेगेटिविटी के लिए। लेकिन आई थिंक मुझे लगता ये है कि अगर इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या ICC इस हवाले से कोई उन्होंने अब तक बात नहीं की है, ना वो करना चाहते हैं, तो फिर हमें सोचना चाहिए बिलहाज़े मजमूई, एज अ सोसाइटी, एज अ मीडिया, कि या तो बिल्कुल मैं शाहिद हाशमी साहब से यहाँ पे एग्री करूंगा कि अगर कोई एविडेंसेस हैं, अगर कोई चीज आप प्रूव कर सकते हैं तो फिर तो चले, बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक मेरे अपनी जो रिसर्च है 1 या 2 दिनों में जो मैंने रिसर्च की है, ICC भी
आज अगर कोई हमारा खिलाड़ी या कोई ऑफिशियल कोई सबूत लेकर आए तो आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट 1 मिनट में फाल होकर उससे वो चीजें हासिल कर लेगा। लेकिन सिर्फ मीडिया ने बयानबाजी से, बिलीव मी, कुछ भी हासिल नहीं सही कह रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा क्रिकेट हलकों में। और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त खामोशी इख्तियार की हुई है। कब तक खामोशी रहती है ये भी देखना पड़ेगा। और यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ जेनरिक टॉपिक पर भी बातचीत करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल हम लोग बात कर रहे थे कुछ फिक्सिंग की, जिस तरह आज आकिब जावेद ने बयानबाजी की है। और इससे पहले ये मामला किन किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल रहा, तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन किया है जलालुद्दीन ने, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम क्रिकेट में। जलाल भाई कैसे हैं, क्या कहेंगे इस तमाम मामले पर? कौन से मामले की बात कर? ये जो आजकल इल्ज़ाम तराशी चल रही है, बाज़गश्त हो रही है, सबूत पेश नहीं किए जा रहे, बस इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हर कुछ दिन बाद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है और अल्टीमेटली इसका कोई रिजल्ट तो निकलता नहीं है। और इस दफा भी यही होगा कि इसका मकसद तो है नहीं, बस एक दूसरे को, जैसा आपने खुद कहा है कि इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो क्योंकि किसी के पास कोई काम नहीं है तो शायद मैं समझता हूँ कि इस वक्त का यही टॉपिक लोगों ने कोरोना के दौर में शायद समझा कि यही चला लो, मगर जो हकीकत है वो सब कुछ रही है। और उसका क्योंकि सद्जवाब सही से ढूंढा नहीं गया और जो काम जिस वक्त होना चाहिए था उस वक्त नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा जलाल भाई, आपका काफ़ी अरसा आप खेले पाकिस्तान से, आपका काफ़ी लंबा करियर रहा, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की बातें आई थी जो अब इन बातों का जिक्र हो रहा है? देखिए, मेरा एक तो करियर बहुत लंबा नहीं रहा, मैं थोड़ा खेला। दूसरा, मैं खेला इमरान खान के दौर में। उस वक्त तो कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने तो कभी नजर नहीं आई, ना उससे कोई जिक्र हुआ। ये तो मुझे जो अंदाज़ा है कि 90s में जाके ज़्यादा ये चीज़ें सामने आई थी। बाकी ये चीजें कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, चलती रहेंगी, इसके तरीक़ेकार बदलते रहेंगे। मगर जो जब पकड़ा जाए तो उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, जब अगर वो चीज़ साबित हो जाती है। बिल्कुल, साबित हो जाए तो पनिशमेंट होनी चाहिए। शाहिद हाशमी साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगा और ये जानना चाहूँगा कि कब आप समझते हैं कि यह सिलसिला रुकेगा, या कौन सी लॉबी है जो काम कर रही है और उसके क्या मकासद हैं? देखिए, जलाल भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये थोड़े थोड़े दिनों पे, थोड़े थोड़े सालों में उठता है और फिर बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाता है। ऐसा ही होगा। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है और कोरोना वायरस में अब कोई खबरें नहीं मिल रही, तो इसी तरह की खबरें फिर जनरेट की जा रही हैं। सलीम मलिक को अगर दोबारा वापस आना है तो वो इस तरह की खबरों से नहीं आएंगे। वो जो सवालनामा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सिस्टिंग ऑपरेशन पे दिया है, जो न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के मजहर महमूद ने किया था उनके खिलाफ, उसके जवाब दें। और अगर आईसीसी और पीसीबी उनको क्लियर करेगा तो फिर उन्हें कोचिंग का चांस भी मिलेगा, या वो अपना कोई प्राइवेट कोचिंग क्लिनिक खोलकर या कोचिंग अपना सेंटर खोलकर वो आगे कोचिंग कर सकेंगे। इस तरह से आगे मामला नहीं बढ़ेगा। थोड़े दिन ये सब चीजें चलेंगी, जब सारे खिलाड़ी अपने अपने इल्जाम लगाकर अपने अपने घर चले जाएंगे बगैर सबूत दिए, तो ये मामला भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। शाहिद हाशमी साहब का पॉइंट यही है कि सलीम मलिक साहब को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब चाहिए या फिर कोई भी क्रिकेट से रिलेटेड अपना काम करना चाहते हैं तो जो भी सवालनामा है उनके जवाब देने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जी स्पोर्ट्स में हमें टाइम दिया। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ऑनलाइन मशवरे दिलवा रहा है, चाहे वो ख़वातीन क्रिकेट हो या फिर मेंस की क्रिकेट की टीम हो, तो आप क्या कहेंगे इस मामले पे? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कोई सीनियर प्लेयर जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ है वो एज ए मेंटोर अपनी ओपिनियन दे सकता है, अपने कुछ चीज़ें गाइड कर सकता है। मगर मैंने एक तो देखी है अब तक ये जो ऑनलाइन कन्वर्सेशन है या ऑनलाइन जो लेक्चर है वो टारगेटेड नहीं है, मतलब एक जनरल सी बातें हो रही हैं। सही। तो हमें चाहिए कि स्पेसिफिक टॉपिक लेके जो कि हमारे इश्यूज हैं क्रिकेट के, चाहे वो वुमेन्स के साथ हों चाहे वो मेंस के साथ हों, उसको एड्रेस करें। ये जो सीनियर प्लेयर हैं,
उसमें देखिए वसीम अकरम और शायद रमीज राजा तो ऐसे हैं जो पब्लिक स्पीकर हैं जिन्हें बात करना आती है, बाकी लोग ट्रेन नहीं है। वो किसी एक चीज को लेके उसको कंक्लूड नहीं कर पाते। तो हमें इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, एक सब्जेक्टिव करना चाहिए। तो उस सब्जेक्ट लेके उस पर डिस्कशन हो, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस हो, जिससे पेड़ों को फायदा हो। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस वक्त ये काम अगर हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं, मगर इसका ऑब्जेक्टिव हासिल होना जरूरी है। वो मुझे नहीं लग रहा कि इन बातों से हो रहा है। तो इन डेप्थ इसमें एनालिसिस नजर नहीं आए, और किसी एक टॉपिक को लेके या एक सब्जेक्ट को लेके उसको डिस्कशन करके उसको कंक्लूड करा जाए, ऐसा कुछ मुझे, जो मैंने अब तक थोड़ा बहुत देखा है, मैंने डिटेल मैंने भी नहीं देखा है, मगर उससे मुझे अंदाजा हो गया है कि ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे नहीं, कुछ नहीं हो रहा। जनरल बातें हो रही हैं, जनरल बातें सब कर रहे हैं, ये होगा तो ये कर लो, इसको हमें ऐसा था, बड़ा ऐसा था। तो उससे कोई चीज निकल के बाहर नहीं आ रही, मतलब उससे कोई आप अच्छा, इससे हटके अगर बात करें, जैसे स्पॉट फिक्सिंग पे हमने काफ़ी बात की, इससे हटके अगर बात करें तो पाकिस्तान या लॉकडाउन में जितने भी तमाम तर खेल मुतासर हुए हैं, तो हमने ये देखा है बोर्ड्स को काफ़ी माली नुकसान का हो रहा है क्योंकि सीरीज़ नहीं हो रही। तो हमने ये देखा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो हुकूमत है उससे मदद की अपील की। तो आप क्या समझते हैं कि कितना नुकसान होगा इससे खेलों को? देखिए, जाहिर है ये तो जो क्राइसिस आया हुआ है कोरोना वायरस रिलेटेड, जिसे कोविड-19 कहते हैं, ये तो दुनिया की हर चीज पे इसका असर हो रहा है, इसका इफेक्ट आ रहा है, इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो जाहिर है स्पोर्ट्स में भी उसका उतना ही आ रहा है, और इसके लिए जो लोग अच्छा प्लान कर रहे हैं वो सस्टेन कर जाएंगे। हमारे क्रिकेट बोर्ड का तो मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं हम 2 साल तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोरोना वायरस रहे, वहाँ पर इतने पैसे हैं, और अपनी कोई उन्होंने एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश नहीं की है एज कम्पेयर टू अदर क्रिकेट बोर्ड, खासतौर से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। उन्होंने कुछ चीज़ों को कट डाउन किया है, कुछ अपनी सैलरीज को कट डाउन किया है, और कुछ सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे नजर तो नहीं आई ऐसी कोई भी। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अब्दुल गफ़ार की जानिब जाऊँगा। गफ़ार, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा होगा इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जैसे जलाल साहब ने कहा भी, कि बड़ा कॉन्फिडेंट है। वसीम खान साहब मेरे जब प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कहा कि 2 साल तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई थिंक अगर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करें तो मोहसिन, जो पाकिस्तान ने डिसीजन लिया था आज से 1 साल पहले डोमेस्टिक क्रिकेट को तमाम तर रीजन्स में करने का, और फिर ऑब्वियसली डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल ही आउट हो गए। तो हम ये देखते हैं कि जो क्रिकेटर है ना वो परेशान है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो माली इमदाद की ग्राउंड मैन की शायद से 10,000 है मेरे ख्याल में, और मैक्सिमम जो है वो 20,000 हम कर रहे हैं, ये बहुत कम है, और इससे आजकल के दौर में किसी का गुजारा नहीं होता। आई थिंक हमारी क्रिकेट के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट के मेयार पे बात कर लें, हम उसकी कंडीशन पे बात कर लें, हम वहाँ पर एक स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट की बात कर लें, ये चीज आप बीइंग अ बोर्ड या कस्टोडियन डिपार्टमेंट के साथ भी मेंटेन कर सकते हैं अगर आप अपना एक अच्छा मैकेनिज्म बनाए। लेकिन ये जो बोर्ड के पास सारी चीजें आ गई हैं, और ऑब्वियसली जो कोरोना और कोविड-19 के बाद की जो सूरत हाल है, आई थिंक ये पीसीबी के लिए शायद ये थोड़ा सा आसान होता अगर ये 1 साल पहले ये वही सेटअप चल रहा होता जहां सारा बोझ डिपार्टमेंट उठाते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 अरब से ज्यादा रकम लगाई। इसके साथ साथ अब बोर्ड पे प्रेशर आता है कि क्योंकि आपने एक डिपार्टमेंट खत्म किए हैं, अब आपके पास प्लेयर्स के पास जॉब्स नहीं है, उनके पास वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। तो आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट है कि ये सूरत हाल शायद अगर ये किसी को पता नहीं था ये होगी, लेकिन आई थिंक जो एक बेहतर मैनेजमेंट ये हो देती या आगे हो सकती है कि बोर्ड अपने जो फाइनेंसेस है इसका बर्डन शेयर कर ले, जो कि दुनिया भर में स्पॉन्सरशिप के थ्रू होता है, मार्केटिंग के थ्रू होता है। और यहाँ तो क्रिकेटर्स और जो हमारी टीमें इनको आप अगर अभी अलाउ कर दें डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए डिपार्टमेंट्स को, तो ये तो तैयार बैठे होते हैं। आई थिंक मुझे ये समझ से बाहर है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्ले और बाकी चीजों पे आप जरूर डिबेट करें, लेकिन डिपार्टमेंट को आउट करके जो आपने अपने ऊपर खजाने पे बोझ डाला, क्रिकेटर्स को परेशान किया, उनकी आमदनी कम हुई, और जब ये जो सूरत हाल है ये तो उसने और ज्यादा एक कातिल का जहर का काम किया है कि अब तो और सबके लिए परेशानी है, हर बंदा इस वक्त परेशान है, हर इंडस्ट्री परेशान है, हर मुल्क और हर बोर्ड, मतलब हुकूमतें परेशान है। तो आई थिंक क्रिकेट का भी वही हाल है। सही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। जलाल भाई, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि शुएब अख्तर ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है मैच होना चाहिए इस कोरोना वायरस से मुतासिरीन की इमदाद के लिए, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वो तो एक आइडिया था, वो आपको पता प्रैक्टिकल तो है नहीं वो आइडिया।
सही। ये आपसे मेजर क्रिकेट नहीं खेला तो आपके लिए बेनिफिट मैच क्यों खेलेगा, या आपके लिए आपके लिए आइडिया इज गुड, मगर वो प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। वो इम्प्लीमेंट एक हद तक, स्टेटमेंट की हद तक तो सही है, और उसका होना नहीं सही, ये होना नहीं चाहिए। बाकी एक बात जो अभी फार कर रहा है कि भाई जो प्लेयरों का जिनकी जॉब्स चली गई या किसी भी वजह से वो कमा नहीं पा रहे, क्रिकेट जो क्रिकेटर थे उनका प्रोफेशन क्रिकेट था, देखिए एक क्लियर विजन जो इमरान खान का अभी हमें नजर आ रहा है कोरोना वायरस में, तो यही आया था कि जी उनको ज्यादा लोगों की फिक्र थी, जो लोग अगर लॉकडाउन रहेगा तो लोगों को माली मुश्किलात होंगी। सही। बिल्कुल उनका वो ये वाले उन्होंने पैटर्न को अपनाया हुआ है, ठीक है ना। पूरा ये जो पूरा कोरोना चला, लॉकडाउन को वो उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई, इस चीज को दी हुई। अगर हम इसी चीज को लेके क्रिकेट में आते हैं तो क्रिकेट में ये उल्टा नजर आ रहा है। तो उन्हें फिक्र नहीं है कि कोई किसी की जॉब जाती हो नहीं जाती हो, बेरोजगार होता है, क्रिकेटर नहीं होता, वहाँ वो कहते हैं कि हम क्रिकेट के स्टैंडर्ड को सही करेंगे। तो क्रिकेट के स्टैंडर्ड को, एक तो ये विजन उनका यहाँ क्रैश कर गया, दूसरे जो क्रिकेट के स्टैंडर्ड सही करेंगे, जो करने जा रहे हैं वो उसके पास कोई प्लान ही नहीं है, और वो जो कर रहे हैं वो तो उल्टा कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं खाली 6 टीमें बना के क्रिकेट का स्टैंडर्ड है तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। खाली टीम कम करने से थोड़ी होगा स्टैंडर्ड सही, उसके और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आपने एड्रेस करना है, वो तो आप कर ही नहीं रहे। तो अल्टीमेटली खाली 6 टीमों से थोड़ी है, तो वही जो पिछले 2-3 साल वाले प्लेयर है वही क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ज्यादातर सेचुरेटिंग पॉइंट पे है, उनमें कोई बड़ा तब्दीली आ ही नहीं सकती। उसके लिए तो आपको एक लॉन्ग टर्म पे, मिड टर्म पे सारा प्रोग्राम करना है। तो मैं समझता हूँ बोर्ड इस वाले जो नए सेटअप में बिल्कुल फेल हो जाएगा, और हो भी रहा है, और अभी 1 साल पूरा जाया हो गया। इसको मैं आपको सिंपल लफ्जों में समझा दूं, इससे पहले वाले सेटअप में तकरीबन 76,000 रजिस्टर्ड प्लेयर क्रिकेट खेला करते थे, जो बोर्ड से रजिस्टर्ड थे डिफरेंट कैटेगरीज में, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, इवन स्कूल क्रिकेट। इस साल जो खत्म हुआ था उसमें सिर्फ 600 लोगों ने क्रिकेट खेली पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर, और इस साल भी जो होने वाला है नेक्स्ट, उसमें भी कोई तब्दीली आ नहीं सकती, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था नीचे तक, जो स्ट्रक्चर को लेके जाना था, उस पर काम ही नहीं। लेकिन जलाल भाई जिसने ये फॉर्मेट बनाया था डोमेस्टिक का ये फॉर्मेट जिसने बनाया था, वो शख्स जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद नहीं, तो फिर अब क्या होगा? रहे या नहीं रहे, कोई बंदों से थोड़ी काम उड़ा होता है। ये तो जो आपके पास एक विजन होता है जिसको देख के आप चीजें डेवलप कर रहा होते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि हमने कोई लॉन्ग टाइम प्लानिंग कर रहे हैं। एक बात समझ लें, जब आप कोई भी स्ट्रक्चर को लाते हैं उसका एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है, वो अगर 3 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, और इवन 2 साल का भी हो सकता है, मगर उसमें चीजें डिफाइन की भी होती हैं, कौन किस पीरियड में क्या होगा, कौन क्या करेगा, कहाँ से फंड आएगा, ये कुछ इस जो पूरा स्ट्रक्चर है बनाया, उसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन बनी है, हमने उसका स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं देखा। स्ट्रेटेजिक प्लान मीन्स रोड मैप, वो रोड मैप इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, तो 1 साल तो गुजर गया, बिल्कुल 1 साल वेस्ट हो गया। इस साल फिर 600 खेलेंगे, और वो वही खेलेंगे जो पिछले साल खेले थे, उनमें से 1-2-4 आगे पीछे होकर। तो ये तो आपने क्रिकेट को रोक दिया ना, बिल्कुल क्रिकेट को रोक दिया, और हमने देखा ये प्लान भी फ्लॉप हुआ, फेल हुआ। तो अब्दुल गफ्फार, आप समझते हैं कि जो हारून रशीद की बरतरफी की वजह है वो ये प्लान तो नहीं बना? बड़ी मुझे हैरानगी है इस बात पर कि हारून रशीद साहब, जब ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आई और डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात के लिए मीटिंग्स हुई, खान साहब ने एक प्रेजेंटेशन को नहीं माना, उसके बाद दोबारा बनी। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब ये जलाल साहब इसमें बेहतर बता सकते हैं कि जिन लोगों को हमने रिप्लेस और मतलब अभी फिलहाल निकाला है या हम उनकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे, आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके रिप्लेसमेंट क्या आएंगे, क्या हमारे पास है कोई प्लान लॉन्ग टर्म? क्या ऐसा होना चाहिए कि हारून रशीद साहब अगर बोर्ड में नहीं है तो जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि जी वो प्लान उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, देखें प्लान वो इम्प्लीमेंट इस हद तक जरूर था कि उनकी मेहनत थी, उसमें कोई शक नहीं है। कोई इंसान अपने काम में जब मेहनत करता है वो जरूर उन्होंने किया होगा, लेकिन ये सोच तो पीसीबी के ऊपर ऑब्वियसली लाई गई ना कि आपने ये करना है। हम सब जानते हैं कि वज़ीर इमरान खान साहब इस सिस्टम के हामी रहे हैं और उनकी गाइडलाइंस पे ये हुआ है। जब गाइडलाइन पहले से ही तय शुदा थी तो फिर किसने क्या काम किया, आई थिंक ये भी एनालाइज करने की जरूरत है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेसिव होकर अगर हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं
मेरे ख्याल में आपको सबक सीखना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से। आपने अगर 1 अरब लगा दिया, और आई थिंक अब तो दुनिया भर में ऐसा होगा कि हर दुनिया की इंडस्ट्री या बोर्ड या एयरलाइन या कोई भी इंडस्ट्री हो, अब वो शायद अपने प्लान्स में रखेगी इस चीज को कि खुदा ना खास्ता अगर कोई फिर पेंडेमिक आ गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो आई थिंक हमें उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जहां पर आपके पास मनी सेविंग भी हो रही हो, जहां आपके पास फ्यूचर सिक्योर हो रहा हो। आपने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट खुद किया है, अब आपकी अर्निंग नहीं है, तो क्या आप इस तरह के सिस्टम से चल सकते हैं? नहीं चल सकते। उसका बेहतर तरीका यही है, जो रॉकेट साइंस नहीं है, कि आपके क्रेडिट में पैसा आता है डिपार्टमेंट के थ्रू, स्पॉन्सरशिप के थ्रू, आप उसको आने दीजिए। आपको शौक है फर्स्ट क्लास क्रेडिट को, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का, तो उनके साथ मिलकर कीजिए। मैं बहुत अरसे से डोमेस्टिक क्रेडिट जो है वो कवर कर रहा हूँ। दयाल साहब तो पूरी जिंदगी खेले हैं, इस चीज को समझते हैं कि डिपार्टमेंट भी एक बहुत कॉर्पोरेट इदारे होते हैं जहाँ पर बजटिंग होती है, जहाँ पर इन चीजों को बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेज किया जाता है। और पाकिस्तान क्रेडिट बोर्ड खुद भी एक कॉर्पोरेट इदारा है, उनके साथ मिलकर बेहतर वर्क कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि रीजन्स के बस की ये बात थी, और ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर प्लान बनाया गया था, जिसका अब आप रिजल्ट देख लें कि हर क्रिकेटर जो इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो पाकिस्तान टीम में नहीं है, या जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, या जिसकी जॉब नहीं बची, बहुत सारे लोग परेशान हैं और आगे के लिए बच्चे परेशान हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत नुकसान हुआ है डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से, और जो नया सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाया उसमें पूरी तरह से नाकाम नज़र आया। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जलालुद्दीन की मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर वुमेन क्रिकेट पर बात करेंगे। देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। और आज बाबर आजम जो कि टॉप क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के, तो उनका एक बयान सामने आया वुमेंस क्रिकेट के हवाले से कि खुद को चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैं जलाल साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने ऐसा कुछ बयान दिया था वुमेंस क्रिकेट को, या कोई इस तरीके की बात कही थी? इस तरह की मैं ज़रा सुन नहीं सका कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए या दिलेरी से खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम ये देख रहे हैं कि बाबर आजम और वसीम अकरम से लेक्चर दिलवा रहे हैं ख़वातीन क्रिकेट को। देखें, दिलेरी से खेलना चाहिए, खाली ज़बानी कहने से थोड़ी होता है कि दिलेरी से खेलना चाहिए। उसकी कुछ चीज़ें उसके लिए करनी होती है ना। आप ऐसे बैठे किसी को आप दिलेरी से खेलें, डर के मत खेलें, आप ये करें, उससे कोई फायदा नहीं होना। बिल्कुल। आप इस चीज के लिए आप अगर किसी प्लेयर जो प्रॉब्लम लड़कियों की जो कप्तान थी बिस्मा मारो, वो मुझसे कहती थी ये इनमें ये फेयर ऑफ फेलियर या फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलती। तो मैंने उनसे पूछा उस खेलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और आप जो 3-4 जो टॉप लड़कियां वो क्यों फेयरलेस खेलती हैं? वो आप इसलिए खेलती है कि उनको तो अपनी प्लेस का ही श्योर नहीं है, जो एक 4 लड़कियों के अलावा बाकी लड़कियां थी। आप लोग क्योंकि स्टैब्लिश प्लेयर हो, आपको कोई डर नहीं है, तो आपको फेयरलेस खेल लेती हो। मगर जो लड़कियां अभी टीम में, क्योंकि एक अलग स्ट्रक्चर था, सिर्फ 4 लड़कियां और 5 लड़कियां ऐसी थी जो टीम में सिलेक्ट होती थी, बाकी उनका अराउंड एक 20-25 लड़कियां घूमती रहती थी, कभी ये हो गई कभी वो हो गई, तो किसी को भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने कहा अगर फेयरलेस क्रिकेट खिलानी है तो पहले आप एज ए लीडर उनको कॉन्फिडेंस दें, और कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है जो आपने उनसे कहा है वो अमलन नजर आए, बिल्कुल, तब जाके उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो फिर जो आपकी डायरेक्शन होगी, यानी जो टीम की डायरेक्शन होगी, उसकी बेस पे वो फिर अपना रोल प्ले करेंगे। तो उसके लिए आपको वैल्यू सेट करनी होती है टीम की, उस वैल्यूज को एग्री कराना होता है प्लेयर से। ये हमारे यहाँ कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। मैं खाली बैठे कहूँ जी आपने फेयरलेस खेलनी है, आप डरे नहीं है, आप अपने ये करें वो करें, उससे तो कोई होना नहीं है ना। हमें तो करना क्या है? बिल्कुल। अच्छा अब्दुल गफ्फार, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जो ये सेशन है या जलाल भाई बात कर रहे हैं कि बैठ के कहना बहुत आसान होता है, इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो असल मरहला होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कि उनका कोचिंग एक्सपीरियंस है कुछ वुमेन टीम के साथ भी। आई थिंक अगर हम बाबर आजम की मिसाल लें, इस चीज को आई थिंक इतना ही रखा जाए तो बेहतर है कि अगर बाबर आजम या वसीम अकरम वुमेन क्रिकेट टीम को लेक्चर दे रहे हैं तो ठीक है, ये एक क्वारंटीन टाइम के अंदर जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, लेकिन इकबाल इमाम दे रहे हैं कुछ लेक्चर्स, इकबाल इमाम नजर नहीं आ रहे। एक बात मैं बताऊं, देखिए लेक्चर दे रहा है कोई बुरी बात नहीं है, पहले भी ये बात अभी आपसे की है, मगर उस लेक्चर को सब्जेक्टिव बनाएं, उसी एक टॉपिक को लें, वो अपना जैसे बाबर आजम है या वसीम अकरम है,
लेकिन सर जो वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस रही उसके बाद हमने देखा सना मीर ने रिटायरमेंट ली, तो इसकी क्या वजह बन सकती थी? रिटायरमेंट की वजह यही है कि उन्होंने अपने आप को समझा कि वो ये क्रिकेट में मुझसे पूछेंगे तो मैं, लेकिन अगर आप होते उस वक्त चीफ सिलेक्टर तो आप लेकर जाते वर्ल्ड कप में सना मीर को? मैंने तो बोर्ड को 2018 में मशवरा दिया था ये कि इनसे डिस्कस करके इनसे बात की जाए इनकी रिटायरमेंट की। मेरे हिसाब से 2018 में देना चाहिए था। तो अच्छा, सना मीर को रिटायरमेंट 2018 में ले लेनी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं? सीनियर प्लेयर है वो, उसको आपने रिटायर करने से पहले एक तरीकाकार होता है, वो उस तरह से करना चाहिए था, जो कि नहीं, वो जो हमारे यहाँ कहीं भी नहीं होता, सिवाय हमारे यहाँ जो यूनुस खान है वो इज्जत से गए, बाकी तो ये तो ड्रॉप हो गई थी तो इन्होंने रिटायरमेंट दे दिया। ये लास्ट टूर पे ड्रॉप थी तो इसलिए इनको पता हो गया कि अब मैं नहीं खेलूंगी। तो ये वाली स्टेज नहीं आनी चाहिए सीनियर प्लेयर के साथ। आप उनको एक तरीके से रिटायर करें, उनसे उनका पूछें कि आपने कब तक क्रिकेट खेलनी है, और वो आप अगर जो करता रहता लोग हैं, चाहे उसमें सिलेक्शन कमेटी है या टीम मैनेजमेंट है, वो समझती है कि इस तक ये खेल सकती है, उनके साथ डिस्कस करके एक पॉइंट पे उनको ला के और फिर उनको अनाउंस कराना चाहिए रिटायरमेंट, और उनकी उससे पहले की सिलेक्शन को कंफर्म करना चाहिए। हमने ये ऑप्शन दिया था 2018 में, हमारे लीडर बड़े वीक थे, जिसमें हारून रशीद और भी थे, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ये मीटिंग अरेंज कर सकते, तो उन्होंने वो मीटिंग अरेंज नहीं की। हम उस वक्त इनसे पूछते सलाह मिलते कि आप कब तक क्रिकेट खेलना चाह रही हैं, और आप अगर जिस वक्त तक भी खेलना चाह रही हैं और वो समझती सिलेक्शन कमेटी है टीम मैनेजमेंट, तो हम उन्हें अलाउ करते हैं, मगर उनसे अनाउंस कराते हैं और उस वक्त तक उनका सिलेक्शन को कंफर्म करते। ये तरीका होता है जो कि हमारे यहाँ कभी अडॉप्ट ही नहीं बना है, वो चाहे मेंस क्रिकेट हो चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, हम तो निकालते हैं, आखिर में जिल्लत ही होती है सबकी, और वो सना मीर की भी हुई है, वो ड्रॉप हुई है, उसके बाद वो छोड़ गई क्रिकेट। इसी तरह हमने बड़े बड़े प्लेयरों को यहाँ देखा है, तो आखिर में वो कभी बिल्कुल हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा है। डिस्कशन हमारी कहीं और चली गई। यही सवाल मैं गफ्फार आपसे करूंगा कि आप कैसा देखते हैं सना मीर के रिटायरमेंट को? देखिए, एक चीज अपनी मैं कंप्लीट कर लूँ, वो मेरी बात रह गई थी बीच में कि जो वसीम अकरम या बाबर आजम या जो भी ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं, अच्छी बात है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के लिहाज से, लेकिन आप अगर इसका मुस्तकिल हल चाहते हैं तो फिर आपको एक प्लान चॉकआउट करना पड़ेगा, उसके मुताबिक आपकी वुमेन टीम और वुमेन क्रिकेट जो है वो आगे बढ़े, वरना इसके बगैर आप इस वक्त भी मीडियोकर परफॉर्मर भी नहीं है, उससे भी नीचे आते हैं, जो कि टॉप परफॉर्मर आपकी बहुत अच्छी कंट्रीज हैं। तो आई थिंक जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, लेकिन यहाँ तो रातों रात फैसले हो जाते हैं। सलीम जाफर साहब हमने देखा कि वो वर्ल्ड कप के लिए चले आते हैं वुमेन क्रिकेट टीम के साथ। ये खराबियां हैं ना, देखिए ये खराबियों को सही करना है। कौन सही करेगा जलाल साहब इसको? कौन लोग हैं वो जिनको आप समझते हैं कि जिम्मेदार कौन है? क्रिकेट बोर्ड है। कौन? क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है ना भाई। क्रिकेट बोर्ड, बिल्कुल। क्रिकेट मैनेज कर रहा है वही जिम्मेदार होता है ना। सही, क्रिकेट बोर्ड इसका जिम्मेदार है। अच्छा, टॉपिक को अगर चेंज करें तो उसमें आजकल ये भी बयान चल रहे हैं कि जैसे मोइन खान का कल हमने देखा कि बयान सामने आया कि बंद स्टेडियम में जो है मैचेस कराने चाहिए वर्ल्ड कप के, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह मोइन खान ने कहा कि बंद स्टेडियम में मैचेस नहीं होने चाहिए? देखिए, जब से कोरोना वायरस का इशू आया तो ये पूरा दुनिया चेंज होनी है, ये तो एक दिन में ख़त्म तो नहीं हो जाएगा ना। अब उसमें डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, वो अडॉप्टेशन होगी, और इसमें अगर किसी स्टेज पे आपको अगर विदाउट क्राउड खेलना है तो उसको आपने एड्रेस करना है। अब जैसे एक मैं मशवरा ये दे सकता हूँ, आपने देखा है कि स्टेडियम में जहाँ एक बड़े स्क्रीन लगा होता है, ऐसे अगर हम 5-6 बड़े स्क्रीन लगा दें और उसमें क्राउड के जो पुराने शॉट्स हैं वो चले, जो एक इम्पैक्ट दे सकें, जैसे क्राउड शोर कर रहा है, ये कर रहा है, तो अभी आपको नए सेटअप में कोरोना वायरस के सेटअप में जाना है और उसमें अडॉप्ट करना है। उसमें ये वाला ऑप्शन जो मोइन खान का है कि हम खाली ग्राउंड में भी खेलें, मगर उसको आपने एड्रेस करना है। खेल तो आप सकते हैं और आपको मजबूरी शायद खेलना भी पड़े। पुरानी वाली सिचुएशन तो आप भूल जाएं, वो नहीं आनी है अभी इतनी जल्दी नहीं आनी। तो आपने उसका ऑल्टरनेट में क्या बेहतर हो सकता है उसको आपने देखना है, सीखना है और अप्लाई करना है। बिल्कुल। अच्छा गफ़ार, यही सवाल मैं आपसे करूंगा कि हमने PSL में भी कुछ मैचेस ऐसे देखे जिसमें शायकीन नहीं थे और मैच हो रहा था, तो आप समझते हैं कि बंद जो स्टेडियम है उनमें मैचेस होने चाहिए या फिर वर्ल्ड कप को आगे कर देना चाहिए? देखिए, डिपेंड करेगा अब आपकी आगे की सिचुएशन कितनी लंबी हो जाती है। इस वक्त अनसर्टेनिटी बहुत है, और अगर आपको वो फैसला करना है तो वक्त से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई श्योरिटी तो है नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सर्वाइवल का मसला हो, जैसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कल चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे थे कि उनको 380 मिलियन पाउंड्स का जो है वो लॉस एक्सपेक्टेड है, तो आई थिंक
सर्वाइवल क्रिकेट स्पोर्ट्स लाइफ खिलाड़ियों के लिए, और फिर ऑब्वियसली क्रिकेट होती है तो दीगर और काम भी इसके साथ शुरू होते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ये कि स्टार्ट आपको शायद क्लोज डोर से ही करना पड़ेगा। ये वक्त का तकाजा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब हालात बेहतर होंगे और जो चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है तो फिर आप जरूर क्रिकेट को और लाइफ को उसी तरह एंजॉय करें। लेकिन आई थिंक इस पर आपको डेस्परेट मेजर लेने पड़ेंगे जब ये मामला लंबा होता है। तो सही बढ़ेंगे तो ये मामला बढ़ेगा। और जलाल भाई, आपकी मौजूदगी का ये फ़ायदा उठाऊंगा कि टॉम मूडी ने आज बयान दिया है बाबर आजम के बारे में कि विराट कोहली से बड़े बैट्समैन हैं और जिन क्रिकेटर्स को बैटिंग सीखनी है वो बाबर आजम की बैटिंग को देखें। तो आप भी एक कोचिंग आई रखते हैं, तो कैसा देखते हैं इस बयान को? देखिए, आपको कंपैरिजन की जरूरत नहीं है कि विराट कोहली से अच्छे हैं बुरे, लेकिन अपनी कैपेसिटी में इस वक्त बेस्ट प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के, और फर्दर उन्होंने आगे क्रिकेट खेल ली है और अपना को और बेहतर भी करना है। तो हम तो ये कहेंगे इस वक्त पाकिस्तान में अगर एज ए बैट्समैन देखा जाए तो बाबर आजम इज दी टॉप प्लेयर। अभी तो वर्ल्ड क्लास बनना है। उन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड की बात करी है टॉम मूडी ने। हाँ, तो अगर हम टॉप प्लेयरों में लें वर्ल्ड के, वो यकीनन इस वक्त फॉल कर रहा है, मगर दे आर अभी अपकमिंग में है। वो उन्हें एस्टैब्लिश करना है अपने आप को फर्दर अगले 2-3 सालों में। अगर आप विराट कोहली से कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो विराट कोहली बिल्कुल। जलाल भाई का पॉइंट आ गया। गफ्फार, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं टॉम मूडी के इस बयान को? देखिए, ऑब्वियसली विराट कोहली पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड है और हम बड़े आई थिंक लकी हैं कि हमें बहुत अरसे बाद कोई ऐसा प्लेयर मिला जिसके मुताबिक दुनिया बात करती है। और जब आपके पास वो कैप्टन बनता है, सकलैन मुश्ताक ने मुझे इंटरव्यू दिया, उनका ये कहना था कि वो समझते हैं कि बाबर के अंदर वो कंपोजर है कि वो कैप्टनसी का बर्डन भी कैरी कर सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा कि हमें एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो मिला है। जैसे जलाल साहब ने कहा कि ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट, उनको बहुत आगे जाना है अभी, और अभी तो शुरुआत है। तो अगर बाबर आजम इस बर्डन को कैरी करते हैं अलॉन्ग कैप्टनसी तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत अरसा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसे एलिमेंट की कमी थी कि जो आपको बिल्कुल बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसे बैट्समैन की एक ऐसे एलिमेंट की कमी थी जिन बाबर आजम ने जिसको पूरा किया। और आज आपने हमारा शो देखा, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, और शाहिद हाशमी का भी हम शुक्रिया देंगे। उन्होंने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स को दिया और हमने कोशिश की कि स्पॉट फिक्सिंग के अलावा भी दीगर टॉपिक्स को छेड़ें, उन पर बात करें, उन पर बहस करें। तो आपको यकीनन आज का प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। आपसे फिर एक बार फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।